हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग। मैं हीना सिंह आपका स्वागत करती हूँ आप आज की अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सैयद वंश। इससे पहले हम अपना SCERT सीरीज में कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें मेन टॉपिक है हमारे इस्लाम का भारत में आगमन, गुलाम वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी अपना कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल पर जाकर इन वीडियो को देखें और उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना सैयद वंश। सैयद वंश इसकी स्थापना कब हुई थी? 1414 में इसकी स्थापना हुई। 1414 से लेकर 1451 तक हमारा क्या था? सैयद वंश था। सैयद वंश की स्थापना जो थी खिज्र खाने की थी। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊं, इसकी स्थापना कैसे हुई इसके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। बात 1398 की है, जब भारत पर मध्य एशिया का आक्रमण शुरू हो जाता है। भारत पर एक बार फिर से मध्य एशिया क्या है, आक्रमण करना आरंभ कर देता है। अपनी विशाल सेना के साथ तैमूर जो वहाँ के शासक हैं वो भारत पर आक्रमण करते हैं। तैमूर को तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। जब ये भारत पर आक्रमण करते हैं तो इनके आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सिर्फ क्या है, उत्तर भारत के पूरे राज्यों पर अपना आक्रमण करना, पूरे उत्तर भारत पर अपना आक्रमण करना और साथ ही साथ यहाँ से बड़ी मात्रा में धन को एकत्रित करना। तो जब ये भारत पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, ये बहुत सारे धन को एकत्रित कर लेते हैं। अपने आक्रमण में ये दिल्ली सल्तनत में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं और हत्या के बाद वहाँ से धन की खूब लूटपाट करनी शुरू कर देते हैं। और जब इनके पास भारी मात्रा में धन एकत्रित हो जाता है तो ये सभी धन को इकट्ठा करके अपनी राजधानी समरकंद के लिए वापस चल देते हैं। समरकंद जाते समय तैमूर क्या करता है कि भारत में खिज्र खां को यहाँ का संस्थापक, यहाँ का शासक बना जाता है। खिज्र खां को भारत का क्या बना जाता है, शासक बना जाता है। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां। खिज्र खां क्या क्या दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है और यहाँ का क्या बनता है, शासक बनता है। खिज्र खां सैयद वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने किसकी उपाधि नहीं ली थी, जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। वह अपने पूरे जीवन काल में जितने भी टाइम उसने शासन किया, अपने पूरे शासन काल में क्या रहा, तैमूर वंश के प्रति वफादार रहा। वह अपने आप को तैमूरों का क्या मानता रहा, तैमूरों का सूबेदार अपने आप को मानता रहा और समय समय पर तैमूरों को खुश करने के लिए उनके लिए उपहार और राजस्व को भी उनके पास में भेजता रहा। तो हम पढ़ते हैं आज सैयद वंश। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की और इसने उपाधि क्या ली? खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की जगह पर ये क्या उपाधि देता है? खिज्र खां उपाधि देता है रैयत ए आलम। रैयत ए आलम की उपाधि देता है। खिज्र खां अपने आप को तैमूर वंशज, तैमूर का जो वंशज था शाहरुख, शाहरुख का क्या मानता है, सूबेदार मानकर यहाँ पर हमेशा शासन करता है। दिल्ली सल्तनत में शासन करता है सूबेदार। तैमूर वंशज शाहरुख का सूबेदार मानता है, इसीलिए कभी अपने आप को क्या नहीं, सुल्तान नहीं मानता। हमेशा क्या मानता है कि मैं क्या हूँ, तैमूरों का क्या हूँ, सूबेदार हूँ। इनके तैमूरों के प्रति ये बहुत ही ज्यादा वफादार व्यक्ति था और इसीलिए ये समय समय पर तैमूरों को क्या करता था, भारत से एकत्रित करके राजस्व जो था तैमूरों तक पहुंचाता था और साथ ही इन्हें उपहार भी भेजता रहता था। इसके बाद खिज्र खां के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन आता है इसके बेटे मुबारक शाह का।
खिज्र खां का बेटा मुबारक शाह। मुबारक शाह जब यहाँ का शासक बनता है, जब खिज्र खां से अपना उत्तराधिकारी बना देता है, मुबारक शाह को यहाँ का शासक बना देता है। मुबारक शाह क्या करता है कि अपने पिता की भांति रैयत आला की उपाधि का त्याग कर देता है, उस उपाधि को धारण नहीं करता। और ये किसकी उपाधि धारण करता है? सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसने जो उपाधि ली वो क्या थी? शासनकाल इसका लिखा है वहां पे 1421 से 1434 तक इसका क्या रहा? शासनकाल लिया, शासनकाल था। इसने उपाधि धारण करी सुल्तान की, और सुल्तान और शाही की उपाधि इसने धारण की, और शाही की उपाधि इसने धारण की। मुबारक शाह के दरबार में इसका एक इतिहासकार था जिसका नाम क्या था? इतिहासकार था जिसका नाम था अहमद शरहिंदी। अहमद शरहिंदी। कई बार पेपर में इनकी रचना पूछ ली जाती है। जिसने रचना क्या करी? इसकी रचना थी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इसकी ये, तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाही ये इसकी रचना थी। मुबारक शाह ने ही मुबारकाबाद नगर की स्थापना की। मुबारकाबाद की स्थापना करी। और ये मुबारक शाह क्या होता है? सैयद वंश का पहला शासक है जिसने किसकी उपाधि ली? सुल्तान की उपाधि धारण करी। इसके बाद यहाँ पर शासन आता है मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह क्या है? मुबारक शाह के भाई का बेटा होता है। लेकिन मोहम्मद शाह और उसके बाद शासन आता है अलाउद्दीन का। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक शासन करता है, और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। लेकिन ये दोनों जो शासक थे इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे, इनके विषय में भी ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है। तो बस इनका शासनकाल पीरियड आपको याद रख लेना है कि मोहम्मद शाह ने 1434 से 1445 तक शासन किया, और अलाउद्दीन आलम शाह ने 1445 से 1451 तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। इसके बाद क्या होता है? सैयद वंश का हो जाता है, और सैयद वंश के बाद आता है यहाँ पर लोधी वंश। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लोधी वंश के विषय में। चौदह सौ 51 से 1526 तक हमारा क्या है? लोधी वंश है। लोधी वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? बहलोल लोधी। जो 1451 से 1489 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ही क्या है? लोधी वंश के संस्थापक है। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की नींव रखी। तो ये इसके संस्थापक भी कौन है? यही है, फिर लिख देते संस्थापक। इन्होंने अपने शासनकाल में सिक्के चलाए जिनका नाम क्या था? बहलोल सिक्के। मुगल काल से पहले दिल्ली सल्तनत में इन्हीं सिक्कों का प्रचलन था। बहलोल सिक्के चलाए। बहलोल सिक्के चलाए। इसके बाद बहलोल लोधी के बाद यहाँ का जो संस्थापक, यहाँ पे जो शासन करता है वो कौन करता है? ये आपने नोट कर लिया होगा, संस्थापक बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी ने क्या चलाए? बहलोल सिक्के चलाए। बहलोल लोधी के बाद आते हैं सिकंदर लोधी।
ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली और विद्वान शासक था सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली शासक और सबसे ज्यादा विद्वान शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। इसने 1489 से देखिए 1517 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पे ईस्वी लिख लेना, मैंने ईस्वी नहीं लिखा है। 1517 ईस्वी तक ये क्या करता है? यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। इसका जो रियल नेम था, रियल नेम क्या है इसका? निजाम शाह। निजाम शाह, ये इसका रियल नेम है। इसने आगरा नगर की स्थापना की। आगरा की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना इसने कब करी? एक नया नगर बनाया जिसका नाम क्या दिया इसने? आगरा। ये कब बनाया इसने? 1504 में। और 1506 में आगरा को क्या बना लेता है? ये अपनी राजधानी बना लेता है। आगरा को अपनी राजधानी बनाया। बहलोल लोदी क्या है? साहित्य प्रेमी था। साहित्य के प्रति इसकी विशेष रुचि थी, इसीलिए इसने कुछ साहित्यों की रचनाएं भी करी, जिनका नाम क्या है? आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना इसने करी। आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना। यहाँ पे लिख देती हूँ। आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम क्या दिया इसने? जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी। इसने गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में, यहाँ पे लिख देते हैं, गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं भी लिखी। फारसी में कविताएं लिखी। इसने भूमि नाप का एक नया पैमाना दिया। भूमि नापने के लिए इसने नया पैमाना दिया, जिसका नाम इसने क्या दिया? गजे सिकंदरी। भूमि नाप का पैमाना जिसका नाम क्या था? गज ई सिकंदरी। गजे सिकंदरी। इसके बाद शासन आता है, सिकंदर लोदी के बाद शासन आता है इब्राहिम लोदी का। ये दो हो गए। इनके बाद ही किसका है? इब्राहिम लोदी, जो कब से कब तक शासन करते हैं? 1517 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर इनका शासन रहता है। ये कौन था? सिकंदर लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी का पुत्र। और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था।
दिल्ली सल्तनत का बेटा था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इसका जो राज्यपाल था इब्राहिम लोदी का राज्यपाल कौन था? दौलता खां। दौलता खां। दौलता खां पंजाब का गवर्नर था। कहाँ का राज्यपाल था इसके समय में? ये पंजाब का। पंजाब का गवर्नर था। इब्राहिम लोदी के समय में यहाँ पर 2 युद्ध होते हैं, जिसमें से एक है आपका 1518 में होता है खतौली का युद्ध। 1518 में किसका युद्ध होता है? खतौली का युद्ध। ये किस किस के मध्य हुआ? खतौली का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में। ये होता है राणा सागा और राणा सागा। राणा सागा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। राणा सागा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी, इसमें क्या होता है? इसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है और राणा सागा की क्या होती है? विजय होती है। इसके बाद इसके शासनकाल में दूसरा पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दूसरा कौन सा होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। जो किस किस के मध्य होते हैं? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर के मध्य। इसमें भी क्या होता है? इब्राहिम लोदी की क्या होती है? हार हो जाती है और बाबर की जीत होती है। और इसी जीत के साथ क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत में जो अपना ये सुल्तानों का शासन था वो खत्म हो जाता है, लोदी वंश का अंत हो जाता है। और यहाँ से किसका शासन? दिल्ली पर किसका शासन आता है? मुगल साम्राज्य का शासन आ जाता है। मुगलों का शासन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने नहीं लिखवाया, आपको भूल गई। लोदी क्या थे? अफगान शासक थे। ये अफगान शासक। एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल को मकबरों का शासनकाल कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या है? लोदी वंश और सैयद वंश। सैयद वंश और लोदी वंश जो है, इसी के शासनकाल को किसका शासनकाल कहा जाता है? मकबरों का शासनकाल, क्योंकि इनके शासनकाल में सबसे अधिक मकबरों का निर्माण कार्य हुआ था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सैयद वंश और लोदी वंश, जो आज यहाँ पर खत्म होता है। लोदी वंश के बाद अब हमारा कौन सा है? लोदी वंश का अंत हो जाता है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जिसमें बाबर क्या है? इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इसके बाद भारत में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में किसका शासन हो जाता है? मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं, मुगलों का शासन आ जाता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इसे प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।